नमस्कार साथियों, और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और उसके अंकगणित के आधारभूत परिमेय एक परिमेय को देखेंगे अंकगणित की आधारभूत परिमेय, जिससे हम गुणनखंड, किसी भाज्य संख्या को गुणनखंड करके अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, और गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। एलसीएम तथा एचसीएफ को भी ज्ञात करेंगे। कैसे? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को भी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के पुनः इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। तो भाज्य संख्या होता क्या है कि भाज्य संख्या जो एक वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटता है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लिखते हैं 5। अब 5 तो देखते हैं कि 1 से कटेगा, बिल्कुल 5 को 1 से काटेंगे तो 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, माइनस करते हैं तो। उसी तरह 5 से अगर 5 को काटते हैं तो एक बार में 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा घटने के बाद, ठीक है। लेकिन 5 एक और 5 के अलावा कोई और संख्या से 5 कटता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इससे हमको आंसर मिलेगा कि नहीं, 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, तो ये जो संख्या है से भाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा? तो ये संख्या होगा अभाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या नहीं होगी तो अभाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या होगा कौन? जैसे हम बोलते हैं 4, और 4 ही सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को देखो, जैसे 1 से कटेगा फिर अपने आप 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो तीसरा संख्या किसी और संख्या कौन आ गया? किसी और संख्या से कटता है, यानी कि 2, किसी और संख्या कौन आ गया? 2, यानी कि 2 से भी 4 कटता है 2 बार में, तो किसी और संख्या 2 से कट रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। और क्या होगा? तो 2 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इस तरह से बहुत सारे संख्याएं हो सकती है। जैसे देखो 9 को भी देखो, तो 9 तो एक और अपने आप से कटेगा ही, लेकिन इसके अलावा कौन से कटेगा? तो 3 से कटेगा, 3 से भी 9 कटेगा। इस तरह से 9 भी हो जाएगा भाज्य संख्या। हमको पता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अभाज्य संख्या, जैसे हम यहाँ पे समझाएं कि एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, इसमें वही हो जाएगा, जो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, उसी को क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे 5 लिए थे, तो अब हम 3 लेते हैं, तो 3 को लेके देखें, 3 1 से कटेगा, बिल्कुल 3 बार में, और उसी तरह से 3 से कटेगा, 3 से, यानी 3 से कटेगा, एक बार में कटेगा ही। तो इन जो काट रहा है, एक और अपने आप, एक है और अपने आप का है तो 3 है, तो 3 से एक और अपने आप से कट गया, लेकिन इसके अलावा और कोई से कटेगा नहीं। अच्छा, इससे छोटा हो सकता है, तो इससे छोटा 2 हो सकता है, जो कि एक और अपने आप से कटता है। तो इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। जैसे में 2, 3, और क्या हो सकता है? 5, और क्या हो सकता है? 6 तो भाज्य संख्या होता है। अच्छा, 7 होगा, और क्या होगा? 9 नहीं होगा, 8 होगा, नहीं होगा।
तब क्या होगा 11 11 होगा और क्या होगा 13 होगा। इस तरह से मतलब बहुत सारे संख्याएं होगी। तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या कहता है, तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहता है, यानी कहता है ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि ये 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, उसी को कह रहा है कि इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब आ गया अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब क्या होता है, अद्वितीय कहने का मतलब कि आपके समान कोई दूसरा नहीं हो, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे आप रोहन हैं, ठीक है, आप रोहन हैं, तो रोहन के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगर कोई रोहन है और रोहन के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो वो हो जाएगा क्या चीज़, अद्वितीय। अद्वितीय जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान कोई और चंद्रमा है नहीं है, तो चंद्रमा क्या हो गया, अद्वितीय। सूर्य के समान कोई और है तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो इस तरह से अद्वितीय यानी उसका कोई दूसरा ना हो, उसका कोई दूसरा पद ना हो, उसी को अद्वितीय कहते हैं। अब ये कहता क्या है कि देखा जाए, अगर इसको मुख्य रूप से देखा जाए कि ये कहता क्या है, तो जैसे हम ले लेते हैं 4, ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या 4 है ना, 4 को किस तरह से अभाज्य संख्या में, अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं तो 2 से आ जाएगा कितना, 2 से आएगा 2 दूना 4 और 2 से तो 1, तो आया क्या 2 गुने 2 गुने 1, यानी 2 के पावर 2 गुने 1, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड कहे तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, हाँ, तो 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या के रूप में बन गया। 4 को किस रूप में बना दिए, तो 2 गुने 2, यानी अभाज्य संख्या के रूप में बना दिए। उसी तरह अगर देखा जाए 9, उसी तरह क्या देखा जाए 9 या 6 को देखिए, तो 6 को 2 से तो कितना आ जाएगा 3, तो इसको भी हम क्या किस रूप में कर दिए, तो इसको भी कर दिए 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 6, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में कर दिए। अब अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 इस तरह से, तो इसको भी अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इसी को कहते हैं भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब आगे चलते हैं कि आखिर इसको कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अगर बड़ी आ जाए तो वह उसी प्रकार जैसे एलसीएम लेते हैं, तो इसको हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे। जब भी लगाएंगे तो छोटी अभाज्य संख्या, क्रम कहते हैं ना, क्रम, यानी सबसे छोटा हो जाएगा 2, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 2 के बाद 3 5 7 11 इस तरह से लगाएंगे। पहले 2 से लगाएंगे, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो 3 से लगाएंगे, नहीं लगता है तो ठीक है, नहीं तो 5 से लगाएंगे, लगता है तो ठीक है, नहीं तो 7 से लगाएंगे, नहीं तो ठीक है, नहीं तो 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद ऐसे 17 से हो जाएगा, उसके बाद 21 से हो जाएगा, इस तरह से लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे लगेगा 2 से 4, फिर 2 से 2, तो हमको क्या मिल गया 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कहे तो 8, ये हो गया अभाज्य संख्या के रूप में। 36 को 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो ये क्या बन गया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 बराबर क्या बन गया 36। तो ये हो गया 2 और 3 क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। उसी प्रकार 20 को और 120 को आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा इसका गुणनखंड। अब हम चलते हैं अगले संख्या विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने। तो होता क्या है कि 6 और 20 को के बीच देखा जाता है सबसे पहले कि दोनों में कौन बड़ा है। अगर 6 और 20 के बीच अगर देखा जाए कि कौन बड़ा है तो बड़ा है 20
20 की तरफ मुंह खुला होता है, जो छोटा होता है उसके तरफ तीर लगता है। अब ये लगाने के लिए एक तरीका होता है, जैसे हर कोई भूल जाता है, बहुत बहुत में एरर में देखा जाता है कि लोग भूल जाते हैं आखिर इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं 6 ग्रेटर देन 20, 6 ग्रेटर देन 20, 6 लेस देन 20 या 6 ग्रेटर देन 20। तो लेस देन कहेगा तो क्या लिखेंगे और ग्रेटर देन कहेगा तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है 6 लेस देन 20। क्या लिखना है? 6 लेस देन 20, लेस देन 20 की ग्रेटर देन 20। यहाँ पे फिर बार बार कन्फ्यूजिंग सबके होता है ना। तो जिधर सबसे बड़ा होता है, जिधर सबसे बड़ा होता है उसके तरफ मुंह खुला होना चाहिए, वो अमीर होगा। और जिधर तीर लगता होगा, जो तीर होगा उसको हानि होगा ना हो, जिसको तीर लगेगा वो क्या होगा? हानि होगा, उसको घाटा होगा, उसको चोट पहुंचेगा। तो तीर किधर लग रहा है? 6 को, तो 6 क्या हो जाएगा? हानि में जाएगा, यानी कि घाटा में होगा, यानी घाटा होगा, यानी छोटा होगा। तो इस तरफ से होता है, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है कि जो छोटा होता है उसको 20 में क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो इसको HCF हम लोग बच्चा में कैसे निकालते थे? तो 2 से कैसे 20 को देखो 2 से कितना बार में 10 मरतबे डायरेक्ट 6 से ना, 6 से 20 में तो 76 18 3 हो गया, 76 18 18 लिखे तो क्या बचा? 2। अब 2 से 6 को लगाते थे, 2 से किसको लगाते थे? 6 को। तो 2 तिहाई 6, ये आपका हमको ख़त्म मिल जाता है। यहाँ शेषफल 0 हो गया। अब शेषफल 0 हो गया तो हम बोलते थे कि मौसा, हम लोगों का जो मौसा है वो 2 है। मौसा क्या है? 2 है। हम लोग इस तरह से बोलते थे। लेकिन इसको हमको बनाना है कैसे? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? तो दोनों को अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो 6 को गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 से कितना आएगा? 2 से करेंगे तो 3, और इसको फिर 3 से करेंगे तो 1। तो आ गया 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 बराबर 6, ये आया, ठीक है। अब 20 को करते हैं, किसको करते हैं? 20 को करते हैं। 20 को करेंगे तो 2 से 10, 2 से कितना आएगा? 5, और 5 3 से होगा ही नहीं, तो 5 से 1। तो इसको क्या कर देंगे? 2 गुने कितना? 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ, मेन मुद्दा है उभयनिष्ठ। आखिर उभयनिष्ठ क्या होता है? अब हम देखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होता क्या है? सबसे पहले उभयनिष्ठ को ढूंढेंगे, आखिर उभयनिष्ठ किसको कहेंगे, उभयनिष्ठ क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि उभयनिष्ठ होता क्या है। तो भाई उभयनिष्ठ कहेगा ना, उभयनिष्ठ, अगर उभयनिष्ठ ऐसा कुछ शब्द देखने को मिले कि उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ 2 को में बिना तुलना किए उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ ऐसा होना चाहिए जैसे हम लिख देते हैं 2 को घर बनाते हैं, एक कॉलम इसको बनाते हैं, एक इसको बनाते हैं। इसमें हम लिखते हैं x y z, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं इसमें हम लिखते हैं 5x 3 y z, इस तरह से, मतलब घुमा घुमा के ये है आपका 2 इस तरह से है। तो इसमें हम देखा जाए कि एक दोनों में से इसमें है 10, इसमें है 8, तो देखा जाए तो इसमें से आखिर उभयनिष्ठ कौन कौन मिलता है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि इस घर में भी और इस घर में भी, ए में भी घर में होना चाहिए और बी घर में भी होना चाहिए। आखिर दोनों में से कौन कौन दोनों में मिल रहा है, जोन मिलता है उसी को हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो मिल रहा है क्या क्या? हमको x यहाँ पे है तो x क्या इसमें है तो है, तो x हमको मिल रहा है, x हमको x से मिल रहा है। और क्या? y है तो y उसमें है, तो हाँ y इसमें भी है, तो y भी मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? और z है तो z नहीं है, और 8 है तो 8 भी नहीं है, 10 है तो 10 भी नहीं, यानी कि 2 ही हमारा उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कितने हो जाएगा? x और y दोनों क्या होगा? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे ढूंढना है यही कि आखिर इन दोनों में, इसमें और इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन है। तो उभयनिष्ठ तो केवल एक ही गो 2 है जिसका पावर यही है। तो एगो जो 2 है उसी को हम क्या बोल देंगे? मौस। मौस बराबर हमको क्या मिल जाएगा? मौस बराबर हमको मिल जाएगा जो उभयनिष्ठ पार्ट है, जो जिसके पावर छोटा है और उभयनिष्ठ है, दोनों में मिलता है। एक ही ना मिल रहा है, इसमें भी एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है, तो क्या करेंगे? दोनों थोड़ी लेंगे, लेना है एक। तो उभयनिष्ठ पार्ट हमको क्या मिल गया? 2। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मौसा। 2 क्या हो जाएगा? मौसा। अब हमको लसा चाहिए, तो लसा चाहिए जो उभयनिष्ठ पार्ट मिलता है उसको छोड़ देना है। उसको देखो, उभयनिष्ठ पार्ट तो हमको दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में के नहीं लेना है, हमको सबसे ज़्यादा देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में है।
सबसे कम वाला तो नहीं देखना है, सबसे ज़्यादा वाला देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना कर देना है, उसी को एलसीएम लॉसा मिल जाएगा। तो लॉसा का है एलसीएम, एलसीएम का है तो जैसे 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, तो 2 के तो चलो एक ही बार लिख देंगे, ठीक। अब इसमें 2 है, नहीं है, इसमें है तो लिखेंगे 2 गुने, इसमें 3 है, इसमें है, नहीं है फिर भी लिखेंगे 3। अच्छा, और इसमें 5 है तो इसमें 5 है, नहीं है तो फिर भी लिखेंगे 5। और ये सभी का जो गुना होगा वो हमको आ जाएगा लसा, ये सभी का जो गुना होगा वो क्या आ जाएगा लसा। 2 दूना का 4 और 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, ये हमारा लसा मिल जाएगा, ये हमारा क्या मिल जाएगा लसा, एलसीएम मिल जाएगा। इसी प्रकार आप सब इसको और इसको आप सब बना के दिखाइएगा। अब हम इसको बनाते हैं, जैसे 3 वाला को देखते हैं 3 वाला के कैसे बनता है। अब 3 वाला के बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो सबको पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड हम यहाँ पे कर चुके हैं, क्या हो जाएगा 6 का गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3। अच्छा, अब 72 को निकालेंगे, तो 72 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से गुणनखंड 2 से निकालेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 18 दूना 36, और 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3। ये हो जाएगा हमारा 72 का क्या चीज़, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। इसी तरह अब किसको करेंगे, तो अब करेंगे किसको, अब करेंगे 120 का, 120 के करेंगे तो देखिए 120 के 2 से तो 60, 2 से तो 30, 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5। ये हमको मिलेगा क्या चीज़, तो ये मिलेगा 2 2 2 और 3 और 5, ये हमको मिलेगा। अब हमको देखना है कि उभयनिष्ठ कौन कौन मिलता है इन तीनों में, इसमें और इसमें, क्या कौन कौन उभयनिष्ठ मिलता है, इसमें और इसमें जो उभयनिष्ठ मिलता है उसी को हम क्या बोल देंगे कि हमारा HCF है। और एलसीएम जो उभयनिष्ठ मिलता है उसके साथ साथ जो नहीं है उसको भी एलसीएम बोल देंगे। तो करो, तो ये इसमें 2 है, इसमें 2 है बिल्कुल, इसमें भी है तो इसमें भी है, तो लिख दो 2 गुने। अब इसमें 3 है तो इसमें 3 है और इसमें 3 है तो 3 भी गुना में हो जाएगा। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इस 2 ही है, इसमें तो 2 ही है और इसमें सब में नहीं है, 2 ही है तो 2 ही रखना है, क्योंकि सब में उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मसा, HCF बराबर क्या मिल जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा मसा, HCF आपका ये मसा हो गया। उसी तरह अब ढूंढना है कि LCM क्या होगा, तो 2 इसमें है 3 इसमें भी है, तो इसको छोड़ दो अब, इसको क्योंकि इसमें भी तो 2 3 है ही है, इसमें भी 2 3 है ही है। अब इसमें देखो कि कौन कौन है, 1 2 3 1 2 3 इसमें भी है, एगो इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन इसमें क्या हुआ है 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें क्या हुआ है 1 2 3, तो 3 ही है तो हमको 4 लेना है। कितना लेना है, एलसीएम अगर लिखना है तो 4 लेना है, जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कितना है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुना में 3 है, इसमें 3 इसमें रहने दो, 3 भी गुना में हो जाएगा। और 5 इसमें है, नहीं इसमें है 5 है तो 5 भी ले लेना है, ये हमारा एलसीएम मिल जाएगा। ये हमारा क्या मिल जाएगा एलसीएम। एक चीज़ और, एलसीएम और HCF के बीच एगो सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखना है। और इसके ज़रिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हुआ ना, इसमें 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 सबसे ज़्यादा वाला घात वाला, और 3 इसमें भी तो 3 आ जाएगा। 5 इसमें नहीं है, इसमें है, जो भी रहेगा तो रहेगा, इसमें 2 ही था तो 2 तो सब में है यार, उभयनिष्ठ तो सब में 2 है, 3 है तो 3 सब में भी है, तो उभयनिष्ठ ले ही लिए। अच्छा, और उसके बाद जो बचता है उसको भी लेना है एलसीएम में। अब तो सबको ले लिए, उसके बाद अब हम चलते हैं कि ये बन गया हमारा एलसीएम। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या चीज़, तो एलसीएम और HCF में जो संबंध है उसको हम लेके चलेंगे। तो ये वाला और ये वाला का आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताना है कि इसका HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, ठीक है। और इसमें भी LCM और HCF क्या होगा दोनों को बताना है, LCM और HCF बताना है, आप लोग को बताना है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और आगे हम बताते हैं कि LCM और HCF में क्या होता है ऐसे। तो देखिए HCF गुने होता है LCM, अब बराबर होता है A गुने B। अब A क्या चीज़ है, B को चाहिए, तो A है पहली संख्या, A क्या है पहली संख्या, और B क्या है तो दूसरी संख्या, B क्या है दूसरी संख्या है,
बी है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होता है इसका सूत्र। तो इसको बस याद रखना है, इसको याद रखना है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम और बताएंगे कि किस तरह से ये होगा। और एलसीएम मिल गया तो एलसीएम नहीं दिया रहेगा, जैसे इस पर कोई पूछेगा कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया, एलसीएम दे दिया, तो पूछेगा कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, पहली संख्या दे देगा तो पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगा। उसी तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा। यानी 3 आप लोग को दिया हुआ रहेगा, 1 पूछेगा। 3 दिया हुआ रहेगा, 3 दिया हुआ रहेगा और 1 आपको पूछेगा। तो ऐसे स्थिति में इसको लागू कर देना है, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 चालू करेंगे और इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ पर भी सूत्र पर पूरा बढ़िया से बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।